भारती। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और आरती आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। राजश्री दी आपको भी और सभी सुनने वाले सखियों को और सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। ये अच्छा कि आपने कहा सखाओं को भी। बहुत से सखा शिकायत कर देते हैं तुरंत इसीलिए उनकी शिकायत को दूर कर दिया आज। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वैसे तो हम अपने फेसबुक पेज पे डाल देते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, लेकिन आरती एक बात फिर हम बता ही देते हैं। बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज हम लेके जाएंगे लोगों को सैर पर, पर्यटन के अंतर्गत जोवाई यानी मेघालय की सैर पर, और साथ ही हम खेतों की स्वच्छता के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, खेतों की स्वच्छता के बारे में हम बात करेंगे। भाई, खेत जहाँ से हमें अनाज मिलता है, जो हम खाते हैं और जिससे हम जीवित रहते हैं, बिल्कुल है ना, तो वहाँ तो स्वच्छता बहुत जरूरी है जी। और उसके बाद हम बताएंगे कैसे बने अच्छे मेहमान। और आप जो लोग जानते हैं कि आप अच्छे मेहमान हैं, आपको यकीन है कि आप अच्छे मेहमान हैं, तो हमें बताइएगा आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे कि आप अच्छे मेहमान हैं। बिल्कुल, और साथ ही वो दिन याद करो में हम उस दिन को याद करेंगे जब हमारी शरारत करना हम पर बहुत भारी पड़ गया। ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल, बहुत बार होता है ऐसा। तुम्हारे साथ हुआ है? बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा। चलिए, तो हम अपने श्रोताओं के साथ साथ आरती से भी जानना चाहेंगे कि भाई कैसी शरारत की थी और वो भारी कैसे पड़ा है जी। और हुजूर आप सब तैयार होंगे कि भाई आज आरती पहले घूमने ही चलते हैं। चलिए पहले घूमने ही चले जाते हैं, है ना? और वैसे भी राशि जी के साथ आज पहली बार सखी सहेली के मंच पे हम जब बातें कर रहे हैं तो सैर सपाटे के साथ में बातें करते हैं ना, है ना? और वो नॉर्थ ईस्ट और वो मेघालय की वादियाँ और पहाड़ और ठंडी हवा और तरह तरह के जो वहाँ पे व्यंजन मिलते हैं, व्यंजन, वहाँ के वो जो कपड़े वो पहनते हैं, अलग अलग तरीके की वो चीज़ें रहती हैं, वो बहुत ही मतलब मन मोह लेती हैं एकदम, है ना? ऐसा लगता है कहीं और ही पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वादी है अगर हम अपने पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, लेकिन आज हम मेघालय की बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित जोवाई राज्य के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। आधुनिकता का हाथ थामे ये शहर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये शहर एक पठार पर बसा है जो 3 तरफ से मैनतदू नदी से घिरा हुआ है और समुद्र जल से इसकी ऊंचाई लगभग 1380 मीटर है। बिल्कुल, और राशि जी यहाँ का जो मौसम है वो सर्दियों के साथ साथ जो गर्मियाँ रहती हैं उसमें भी सुहावना बना रहता है, और ये प्राण जनजाति का गृह स्थान भी है। और इसके अलावा यहाँ पर वार और भोई जनजातियाँ भी रहती हैं। मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर मेघालय के जैतिया हिल्स में बसा है। ये खूबसूरत शहर अपने शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। और हाँ, यहाँ आप थाडलस्केन झील के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये झील जो है शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इस झील को पुंग साजर नांगली के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं की मान्यता ये है कि इसे प्रसिद्ध जैतिया सरदार साजर नांगली ने बनाया था और उन्होंने अपने दुश्मनों से भागते समय अपने धनुष से इसे खोदा था। यहाँ आप पक्षियों की कई प्रजातियों को देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा जो क्रांगसूरी झरना जो है वो भी बहुत लोकप्रिय है, जो कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये खूबसूरत झरना अपने क्रिस्टल साफ, जो एकदम साफ पानी होता है, नीला पानी होता है इसका, और इसके चारों ओर के जो मनोरम दृश्य हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। और इस झरने के तल पर एक पूल जैसी जगह बन जाती है। जब वो झरना गिरता है ना, पानी की वजह से, लगातार गिरने की वजह से वो ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वहाँ पे उसको तैराकी का आनंद ले सकते हैं। ऐसा लगता है उनके लिए अलग से पूल तैयार कर दिया गया है कि आप यहाँ पे स्विमिंग करिए आराम से। और ये झरना हरियाली से इतना भरा पूरा है कि यहाँ आकर आपका मन खुश हो जाएगा। मतलब हम ऐसा समा बांध देंगे कि आपको लगेगा भाई जितनी जल्दी हो सके सामान बांधो और जोवाई चलो। जब आप जोवाई जाएं तो ये भी समझ लें कि तो वहाँ उमलावान गुफा देखने आप जरूर जाएं। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से एक माना जाता है।
जाता है। ये गुफा 21 किलोमीटर से लंबी और 100 मीटर तक गहरी है। ये गुफा स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट संरचनाओं से सजी है। यहाँ इसे देखकर एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। और इस गुफा में संकरे रास्तों, भूमिगत धाराओं और अनोखी चट्टानों से भरे बड़े कक्षों से गुजरना होता है। ये गुफा अन्य गुफाओं से भी जुड़ी हुई है, जिसमें कोट, सती और उम्स्कोर गुफाएं शामिल हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा त्रिशी फॉल्स है जिसको देखा जा सकता है। ये कई सीढ़ियों से नीचे गिरता है और चट्टानों के ऊपर से बहता पानी इतना खूबसूरत लगता है। और झरने के तल तक जाने के लिए एक अच्छी तरीके से बनाया गया पैदल मार्ग है, जिससे पर्यटकों को बहुत सुविधा होती है पहुंचने में वहां तक। और इसके अलावा आपको यहां तक पहुंचने के लिए ग्रामीण इलाकों से गुजरने का अवसर मिलता है, जिससे आपको यहाँ के रहन सहन की भी झलक मिल जाती है कि किस तरह से वो लोग रहते हैं वहाँ। बिल्कुल भाई, हम आपको हर तरह से बताएंगे कि सिर्फ रहन सहन नहीं, खान पान नहीं, मौसम, पर्यटन, सब कुछ। इसके अलावा मिंटू नदी के किनारे बसे सिंतुक्यार को देखा जा सकता है, और जिसका अर्थ होता है सोने का फूल। ये सूर्यास्त की सुनहरी चमक को दर्शाता है, जो नदी की सतह से परिवर्तित होकर एक सुनहरी चमक बिखेर देता है। ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ यू क्यांग नांगबाह के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का स्थल था। जी बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण खूबसूरत जगह है जिसको कहते हैं जेरिन पिचर प्लांट झील, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। ये एक कृत्रिम झील है जो दुर्लभ मांसाहारी पिचर के पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। ये एक बहुत ही सुंदर पार्क से घिरा हुआ है, जिसमें पैदल रास्ते, प्लेटफॉर्म और सूचनात्मक संकेत हैं जो पिचर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप पौधों को पास से देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेघालय की अनूठी जो वनस्पतियां हैं उनको भी देख सकते हैं। ये पिचर जो पौधा होता है, ये मांसाहारी पौधा होता है, इतना सुंदर दिखता है ना ये। और मतलब इसकी सुंदरता की वजह से इसके जो बहुत ज़्यादा चमकदार जो रंग है, उनकी वजह से जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो ऐसे खुल जाता है। और जैसे ही सब आ जाते हैं अंदर, वैसे वो बंद हो जाता है, तो वो उनको खा लेता है। इस तरह का होता है। आकर्षित लगता होगा ना। और भाई हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं। आती, हम अपनी तरफ से तो और भी श्रोताओं को जानकारी देंगे, लेकिन कुछ जो हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है वो हम बताएं कि आपने लिखा है कि जोवाई पूरे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और शिक्षा केंद्र है, जो स्थानीय छात्रों के साथ साथ असम और बांग्लादेश के आसपास के हिस्सों से आने वाले छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करता है। ये स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और डाक सेवा सहित बुनियादी ढांचे से अच्छी तरह सुसज्जित है। और नोंग फ्लांग यानी खिनरियाम की तरह पनार में भी एक मातृसत्तात्मक समाज है, जहां बेटियों को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जोवाई भारत के मेघालय राज्य के पश्चिमी जैंतिया हिल्स का मुख्यालय है और खासी लोगों की एक उप जनजाति पनार का घर है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से लगे म्यांटडू नदी से घिरे पठार पर स्थित है। भारत बांग्लादेश सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जोवाई में गर्मियां गर्म और सर्दियां ठंडी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ। क्या बात है। जोवाई के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी आपको दें। और राशि जी, एक और श्रोता हैं हमारे जो कहते हैं कि जोवाई में पर्यटक सबसे ज्यादा यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार में शामिल होने आते हैं। इस खास त्योहार को बेहदी मखालम उत्सव कहा जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। बेहदी मखालम उत्सव पनार आदिवासी जनजाति के द्वारा की जाने वाली कर्मकांडी अभिव्यक्ति है। इसके अलावा यहाँ के अन्य आकर्षण मानव निर्मित थाडला सेकिन झील है, ललांग पार्क है और जोवाई प्रेस्बिटियन चर्च है, जो जोवाई के पर्यटन को और आकर्षित बनाते हैं। क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई जोवाई ये एक ऐतिहासिक मैदान भी है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां भी हुई थीं। आज इस मैदान में कियांग नांगबा नाम के एक निर्भय स्वतंत्र सेनानी का स्मारक बना हुआ है, और टार्ची फॉल्स जोवाई के केंद्र से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित एक जलप्रपात है। बहुत सारे संदेश, खूबसूरत संदेश, जानकारीपूर्ण जो है हमारे श्रोताओं ने भेजा। और कुछ और भी है हमें बताने के लिए आरती? बिल्कुल है। जोवाई अपने यालोंग पार्क के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये शहर से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पिंथोरबा घाटी और मिंटडू नदी के शानदार नज़ारों का आप आनंद उठा सकते हैं। ये स्थानीय वनस्पतियों, पौधों और पक्षियों की कई प्रजातियों को देखने और प्रकृति के अनूठेपन को महसूस
करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। क्या बात है। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत लालोंग पार्क को भी आप देख सकते हैं, जिसे पर्यटन को ध्यान में रखते हुए एक इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ साथ आप बेहतरीन जगह सुमेर दृष्टिकोण को देख सकते हैं, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए चुनिंदा जगह है। यहाँ से आप डूबते सूरज या उगते सूरज की रोशनी में नहाए हुए सुरम्य गांव, हरी भरी घाटियों, खूबसूरत पहाड़ियों को देख सकते हैं, जो कि एक यादगार, कभी न भूलने वाला अनुभव आपके लिए होगा। बिल्कुल। और आपको बता दें कि यहाँ की नार्तियांग मोनोलिथ्स भारत के चुनिंदा स्मारकों में से एक है, जिसका राष्ट्रीय महत्व है या कह सकते हैं धरोहर है। इसमें कई आश्चर्यजनक मेगालिथ जो होते हैं, पत्थर की विशाल स्मारक होती हैं जो वो मौजूद हैं, जिसमें से एक तो लगभग 27 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी संरचना है। इनका संबंध पूर्व ऐतिहासिक काल से बताया जाता है और नार्तियांग की सैर आपको कई ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू करवाएगी जब आप वहाँ जाएंगे तो। बिल्कुल। और तो आप अपने पर्यटन की लिस्ट में जोवाई का नाम जरूर जोड़ लीजिए। जोवाई 70 किलोमीटर दूर मेघालय की राजधानी शिलोंग से सड़क मार्ग से जुड़ा है। जोवाई राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के से जुड़ा हुआ है। और यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, तो यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर है। जी, तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो आपको ज्यादा नज़ारे देखने मिलेंगे, प्रकृति के आप ज्यादा करीब हो सकते हैं। और अब आप जोवाई से लौट आइए बिल्कुल खेतों में। हाँ जी, बिल्कुल हरे लहलहाते खेतों में, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं ये कि भाई खेतों की स्वच्छता ज़रूरी है और इसके लिए आपको जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि जो कृषि जो होती है वो सीधे तौर पर किससे जुड़ी होती है? मिट्टी से जुड़ी होती है और किसानों की उन्नति मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो किसान भी स्वस्थ हैं और किसान स्वस्थ हैं तो देश में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। और खेतों में सफाई रखने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा संक्रमण की आशंका भी कम हो जाती है। जी हाँ। और जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद अपने आप उगने वाले पौधे पर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट बने रह सकते हैं। ऐसे पौधों को हटा देना चाहिए। यही बात कुछ खरपतवारों पर भी लागू होती है, जो विभिन्न रोगों और कीटों को जन्म देते हैं। जब कोई नई फसल लगाई जाती है और कोई पुरानी, बीमार या कीटग्रस्त फसल अभी भी आसपास होती है, तो भाई कीट या रोग नई फसल में स्थानांतरित हो ही जाते हैं। बिल्कुल। और जो खेतों की जो खराब जो स्थितियां होती हैं, तो वो अपर्याप्त सफाई उत्पादकता को प्रभावित भी करती है। अगर वहाँ पे सफाई नहीं है या कुछ ऐसी फसलें जो जिनके ऊपर कीड़े लगे रहे हैं वो वहाँ पड़ी रह गई हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो नई फसल है, जो आसपास जो फसल है, उसको भी प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। और कीटों के संक्रमण और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों को खरीदने में बहुत अधिक खर्च होता है। शुरुआत में तो एक छोटी सी समस्या आपको लग सकती है, लेकिन जब लंबी अवधि की बात होती है तो खेतों की उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जाती है। और हाँ, इसी वजह से फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। आरती, पता है, खेतों में फसल के अवशेष, फेंके गए पत्ते, संक्रमित फल और सब्जियां संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि कीट और बीमारियां इन अवशेषों पर लंबे समय तक टिके रहते हैं और वो नए पौधों पर आक्रमण कर सकते हैं और इस तरह से खेतों की अन्य स्वस्थ फसलें दूषित हो सकती हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है ना, बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि जो पराली को खेतों में जला देते हैं, तो उससे ना केवल खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको प्रभावित होती है, वो खत्म हो जाती है, बल्कि मिट्टी में मौजूद जो लाभ पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, जो कि मिट्टी को भुरभुरा करते हैं जिससे कि अच्छी फसल हो, तो वो भी उसमें वो खत्म हो जाते हैं, साथ में जल जाते हैं वो भी। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और साथ ही इसमें प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है पराली की वजह से। तो बिल्कुल। और जबकि धान या अन्य जो जब भी होती है ना, अन्य फसलों की जो कटाई होती है, तो क्या होता है, उसके बाद ये पराली क्या होती है, जब धान की फसल की कटाई होती है या कोई भी अनाज की फसल की कटाई होती है, तो उसके बाद जब वो रह जाता है ना, जो उसका क्या कहते हैं, उसका जो भूसा सा जो रह जाता है ना, उसको जो इकट्ठा करके जला देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण के लिए, तो बहुत ज़्यादा वो समझ लीजिए अपने ओजोन परत के लिए, अपने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पर्यावरण को। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई खेतों की स्वच्छता, खेतों को भी साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो सफाई करें जिस चीज़ से आप फसल बोलते हैं, जिस चीज़ से आप
फसल बोलते हैं उसे भी साफ सुथरा होने का ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले फसल की स्वच्छता हेतु। बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि सभी फसलों की कटाई, रखरखाव और भंडारण के लिए इष्टतम प्रक्रियाओं का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि चारा, बंक और भंडारण क्षेत्र कृंतक, पक्षियों, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य वन्यजीवों के लिए दुर्गम हो। साइलों, बंक और डिब्बों में फफूंद या खराब सामग्री की जांच करें और उसका निपटान करें। पूरी तरह से साफ करने के लिए सीधे जो साइल हैं उनको खाली करना होगा। हमारे श्रोताओं के भी बहुत सारे संदेश आए हुए हैं जो हम शामिल कर लेते हैं आरती। बिल्कुल। और एक श्रोता जो है हमारे कहते हैं कि खेतों की स्वच्छता ज़रूरी है भाई, बढ़ती आबादी खेती के रकबे को घटा रही है, फिर स्वच्छता भी जीवन के हर क्षेत्र में ही अपेक्षित है, चाहे वो खेत हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। खेतों में यदि अस्वच्छता रहेगी तो हम भरपूर उपज नहीं पा सकते हैं और रासायनिक खादों के प्रयोग से भी खेतों के बंजर होने की आशंका बढ़ती जाती है। इन्हें बंजर होने से बचाया जाना भी अनिवार्य है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई साफ सफाई करने के लिए खेत में उगी मोटी घास, खरपतवार तथा अन्य छोटी मोटी झाड़ झंकार को औजारों की सहायता से काटकर खेत से बाहर कर देना चाहिए। खेत के मेड़ पर उगे झाड़ियों को भी साफ कर देना चाहिए। साफ सफाई के बाद फिर ही खेत जोतना शुरू करना चाहिए। बहुत हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम तक लिख के भेजी है। ज़रूर कभी आप खेतों में गई हैं, देखा है गांव को नज़दीक से? देखा है, बिल्कुल देखा है। और मतलब ऐसा वहाँ का माहौल लगता है ना कि बस लगता है कि वहाँ से वापस आए ना शहर की भाग दौड़ में। बिल्कुल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस जुड़ते हैं आपसे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी राशि जी, पहले मुझे ये बताइए कहाँ से सीखा आपने ये हुनर? दिल चुराने का इशारों में। देखो ये हुनर तो अपने आप एक उम्र में आ जाता है। बिल्कुल। वैसे ये बताओ, ये गाने तुमने कहाँ से कैसे सिलेक्ट किए हैं? सारे लोग गानों के बारे में लिख रहे हैं कि उन्हें गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, तो जबकि मुझे तो श्रेय जो है वो जाता है आरती को। और आज जबकि मुझे एक बात कहनी है, जो एक श्रोता है वो उन्होंने आपकी तारीफ करी है कि वो कहती हैं कि प्रिय राजश्री जी, मुझे आपके बोलने का अंदाज बहुत पसंद है। जब भी आप इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं मेरे लिए कार्यक्रम और भी खास हो जाता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। पूछो क्यों? क्यों? मैं इतनी मोटी चौड़ी हो जाऊंगी बिल्कुल नहीं, तारीफ सुन के। अच्छा देखो, बहुत सारे संदेश आए हुए हैं, उसको भी हम शामिल कर लेना। ये जो हम बता रहे थे खेतों के बारे में, खेतों में स्वच्छता जरूरी है ना? तो भाई आपको ये भी बता दें श्रोताओं कि पराली जलाने से पत्तियों में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी के तापमान में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की जैविक संरचना पर भी बुरा असर पड़ता है। फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने के बजाय उनसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और एक श्रोता भी लिखते हैं कि गर्मी में गहरी जुताई करें, खेत और इसके आसपास मेड़ों और आदि में सफाई रखें और खरपतवार जो है उसको नष्ट कर दें। बिल्कुल। तो भाई इन बातों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फसल अवशेषों से वर्गी कंपोस्ट या कॉम्पोस्ट खाद बनाकर खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा खेतों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आप सब ने भी बहुत सारे संदेश भेजे हैं और जो श्रोता हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, वो ज़रूर इन बातों पर ध्यान दें। जो खेती के कार्यों से जुड़े हुए हैं उसमें प्लास्टिक कचरा नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक कचरा नष्ट ना होने के कारण खेतों की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो खत्म होती जाती है। बिल्कुल। और साथ ही प्लास्टिक जो कचरा है वो भूमिगत जल के स्तर को भी घटा रहा है और प्लास्टिक कचरा खेतों में वहाँ की मिट्टी में दबता चला जाता है और ये कभी नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक के साथ ही एक और बहुत ही खतरनाक कचरा है, वो है थर्माकोल। जो थर्माकोल का कचरा होता है वो, जो कि प्लास्टिक जितना ही नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ऐसे में अगर समय रहते लोग सचेत नहीं हुए तो ये कचरा खेतों की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देगा और जमीन को बंजर बना देगा। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, है ना? कई जगहों पर लोग खेतों में ही प्लास्टिक की पॉलीथीन या ऐसे ही कुछ प्लास्टिक का सामान पड़ा रहने देते हैं जो जमीन के अंदर कच्ची मिट्टी में दब जाता है और खेतों में बोए गए बीजों को नुकसान पहुंचाता है और उनकी वृद्धि को रोक देता है। जहां लोग प्लास्टिक या थर्मोकोल एकत्र करके उसे खेतों में ही जला देते हैं, वहां की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। साथ ही मिट्टी के अंदर केंचुआ जैसे कई मित्र कीड़े होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। साथ ही खेतों की वर्षा का जल सोखने की जो क्षमता होती है और हवा को अपने अंदर अवशोषित करने की जो क्षमता भी होती है वो घट जाती है। इसलिए
बहुत ज़रूरी है कि हम खेतों की स्वच्छता का ध्यान रखें। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनाज वहीं उगता है, वही हम उसी के लिए सारा सब है, दुनिया चलती है। बिल्कुल, इस धरती का ख्याल रखना ज़रूरी है जो हमें अन्न देती है जी। और हर अदा एक ज़बान होती है। बिल्कुल, और अगर किसी वही ऐसी अच्छी अदा से आप किसी के घर में कदम रख देंगे तो और वैसे ही आप रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आपने कदम रख के और कुछ ऐसा किया कि तो उनको पसंद नहीं आया तो फिर वो बहुत परेशान हो जाएंगे, वो फिर स्वागत नहीं होगा। यानी कि फिर तो आपके जाने का रास्ता देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपके अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, अतिथि तुम कब जाओगे, कब आओगे नहीं कब जाओगे। भाई अच्छे मेहमान बनना बहुत जरूरी है। मेहमान तो सब बनने को तैयार हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई अच्छे मेहमान बनने की जरूरत है। बिल्कुल, है ना आरती? बिल्कुल। और उसके लिए बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी किसी के घर अचानक ना पहुंचे, क्योंकि एकदम आप ये सोचें कि सरप्राइज देंगे तो सरप्राइज उनके लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके अपने काम भी होते हैं। तो आप अपने आने की पहले से सूचना दे दीजिए और कितने दिन रुकना है ये भी ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि बिना बताए पहुंच जाने से हो सकता है मेज़बान को कहीं कुछ ज़रूरी काम टालना पड़ सकता है। जब तक आप किसी के घर मेहमान बनकर रह रहे हैं, अपनी पुरानी दिनचर्या बिल्कुल भूल जाइए और मेज़बान की दिनचर्या के मुताबिक खुद को ढाल लीजिए। और साथ ही घर के काम काज में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाइए, यानी कि आप आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि बेचारा मेज़बान जो है वो आपकी आओ भगत में जुटा रहे और आप इंटरनेट पर लगे रहें अपने फ़ोन में। बिल्कुल, ऐसा करते हैं लोग ना। जी बिल्कुल। और भाई अपने छोटे मोटे काम जैसे बिस्तर लगाना, अपना चाय पानी के बर्तन सिंक में डालना कम से कम टेबल पे ना छोड़िए। बाथरूम को साफ सुथरा भी नहा कर निकले हैं तो पानी वो सब जगह पानी फैला हुआ है कि अगला जाने वाला फिसल के गिर जाए, तो वैसा नहीं करें। बाथरूम को साफ सुथरा रखना खुद करें और अपनी निजी ज़रूरत की चीज़ें जैसे साबुन, कंघा, क्रीम, टॉवल, शेविंग क्रीम, घर में पहनने की चप्पलें साथ ही घर से लेकर चलें। बाथरूम में सारी चीज़ें रखी हों, फिर भी आपको अपना ही सामान जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिन रुक रहे हैं तो भाई अपने कपड़े खुद ही धोएं और सूखने डालें, और सूखने पर खुद ही उसे तह लगाकर अपने कमरे में, अपने सोफे पे या बिस्तर पे या सूटकेस में कहीं रखें, है ना? बिल्कुल। और एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेज़बान के निजी जीवन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें। ये आदत अपनी कुछ समय के लिए इसको रेस्ट दे दें, और ना तो बिना आप दरवाज़ा खटखटाए बिना उनके बेडरूम में जाएं, और ना ही बिना उनकी अनुमति के कोई पर्सनल चीज़ को छुएं, और ना ही उनके निजी जीवन की किसी भी बात पर आप अपनी खुद की सलाह दें। बिल्कुल, कई बार होता है, अक्सर होता है ऐसा है ना। आप लगते हैं सजेशन देने के लिए, अच्छा इसको ना फूलदान को इधर रख दो, अच्छा इस सोफे को अगर ऐसे रखोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अपनी तरह से बताने लगते हैं चीज़ें की, और मैं यहाँ तक कि अपने उनकी जो निजी जो जीवन है उसके बारे में भी सलाह देने लगती हैं। अच्छा ऐसे तुम्हें रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो वो चीज़ें मत करिए। ऐसा कौन करता है? और सबसे ज़रूरी बात कि भैया आप जिनके घर पे गए हैं वो तो कहेंगे अपना घर समझिए, आपका ही घर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में यही समझने लगे और चीज़ों में परिवर्तन करने लगे। एक और ज़रूरी बात का ध्यान और रखें कि मेज़बान के निजी जीवन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें, और अगर बच्चों को भी आप साथ लेकर आए हैं तो उन्हें संयमित और अनुशासित ढंग से रहने के लिए कहें, और उनके रोज़मर्रा के काम जैसे नहलाने और खाने की व्यवस्था भी खुद ही करें। भले कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, कभी कभी खाली हाथ किसी के घर ना जाएं। पसंद और ज़रूरत के हिसाब से कोई तोहफा, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कीमती हो, लेकिन छोटा ही से लेकिन लेके ज़रूर जाएं। और घर पर बच्चे हों तो उनके लिए चॉकलेट, टॉफ़ी या बच्चों की पसंद की कोई चीज़ ज़रूर लेकर जाएं। बिल्कुल, और अपनी आमदनी, रुतबे और जो आपके घर में उपलब्ध जो सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में आप बखान ना करें। ऐसी बातों से उन्हें बुरा लग सकता है। और हर परिवार का अपना रहन सहन होता है, उनका अपना तरीका होता है, और मेज़बान के घर की जो परंपरा है, उनके रीति रिवाज हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा समय के लिए किसी के घर में रुकने वाले हैं तो किसी न किसी बहाने उनके खर्च में मदद करें। इससे मेज़बान को कोई असुविधा भी नहीं होगी और उसके ऊपर कोई भार भी नहीं पड़ेगा। तो अच्छा मेहमान बनने के लिए और अच्छा मेज़बान सामने वाले को बना रहने देने के लिए आपको ज़रूरत है थोड़ी बहुत चीज़ों की, जो है आप उसका ध्यान रखिए बस। बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेजे, उसे हम ज़रूर शामिल कर लें। एक ने लिखा है कि जब आप किसी के घर मेहमानी करने जा रहे हों तो आप उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट, खाने की चीज़, मिठाई जैसी चीज़ अवश्य ले जाएं और उनके साथ घर के कार्य में हाथ ज़रूर बटाएं।
बिल्कुल। और एक हैं जो लिखते हैं कि मैं तो मतलब हमेशा एक अच्छी मेहमान ही बनती हूँ, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ भी जाती हूँ वहाँ के किचन का भार ज़रूर संभाल लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ, उनको ज़रूर आप हाथ बटाएं तो देखिए कितनी मदद हो जाती है। और एक ने लिखा है कि मेहमान ऐसा होना चाहिए जिसके आने से सुकून आनंद मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके जाने की राह देखे। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि समधियाना मेहमान नवाजी का ज़बरदस्त अंदाज होता है। एक समधी ऐसे ही रोज़ समधियाने अपने पहुंच जाते थे और समधिन उनके रोज़ आदर सत्कार से ऊब गई थी। मतलब इतनी बड़ी जो पोस्ट है उनकी, तो उनके लिए करना ही पड़ेगा उन्हें। तो उसने उन्हें खाने के लिए सत्तू दे दिया। खाने में सत्तू देखकर जो समधी जी थे उनके मुंह में निकला, अरे समधी को सत्तू दे दिया आपने। तो समधन तपाक से बोली, समधी जी रोज की संजोग यानी कभी कभी जी बिल्कुल भी ऐसी नौबत ना आने दें। मेहमान के हमें बोलने में संकोच हो कि अतिथि, तो मतलब इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अतिथि देवो भव। तो उसके लिए आप भी ऐसा करिए कि रोज़ रोज़ ना जाइए। जब सालों बाद या कुछ महीनों बाद आप जाते हैं तो आपकी सेवा होगी, आदर सत्कार होगा। आप रोज़ रोज़ जाएंगे तो लगेगा भाई तो ये रोज़ ही आते हैं। इनके क्या फ़र्क है, रोज़ ही आते हैं इनका। तो आंखों से पता चल जाएगा कि आप मतलब स्वागत नहीं हुआ है। हाँ। ऐसा ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाई जब आप अच्छे मेहमान बनने की बात करने वाले हैं तो ये बात सिर्फ एक अच्छे मेहमान तक ही क्यों, मेज़बान की भी बात करना ज़रूरी है। हर किसी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन होती है। वैसे अच्छे मेहमान होने के साथ अच्छे मेज़बान होना भी ज़रूरी है। तो भाई अच्छे मेज़बान होने के बारे में भी हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपने बता दिया, हम ज़रूर करेंगे। और बिल्कुल, मतलब अगर आप कहीं भी मेहमान बन के जा ही रहे हैं या जो सामने वाले जो मेज़बान है वो भी आपके मतलब उसी हिसाब से आपका स्वागत करे, वो भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं मेहमान तो अच्छा होता ही है, और मेज़बान है वो भी अपनी चीज़ों को, अपनी अच्छाइयों को सामने रखेगा तो मेहमान भी अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके आएगा सामने। और एक श्रोता लिखा है कि वो मेहमान का दिल से स्वागत करें। ऐसा तभी होगा जब मेहमान को अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य याद रहेंगे। थोड़ा शिष्टाचार सीखें, तभी अपने होस्ट के साथ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। बिल्कुल। और एक हैं जो लिखते हैं कि श्रोता की औपचारिक मेहमान हैं या अनौपचारिक, दोनों के मापदंड अलग होंगे। औपचारिक हैं और कुछ दिन के लिए रहने गए हैं तो आप अपने को इतना सहज बनाएं कि मेज़बान को ये नहीं लगे कि आपको कुछ असुविधा हो रही है, उसकी दिनचर्या के अनुसार चलें। बिल्कुल। और बहुत सारे संदेश उसके भी आ चुके हैं हमारे पास, वो दिन याद करो जी, शरारत के। तो कुछ इसके भी संदेश। अच्छा, ये एक संदेश सिर्फ रह गया, उसके बाद हम श्रोताओं के वो संदेश पढ़ेंगे। वो दिन याद करो में आपने लिखा है कि ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि आप औपचारिक मेहमान हैं या अनौपचारिक, दोनों के मापदंड अलग होंगे। औपचारिक हैं तो कुछ दिन के लिए रहने गए हैं, और ये शायद संदेश आपने पढ़ दिया था, है ना? तो हम बस अब अपने श्रोताओं के उन संदेशों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने उन दिनों को, शरारत भरे दिनों को याद किया है। तो मैं ले रही हूँ पहला जो संदेश है, वो लिखती हैं कि मैं बचपन में शरारती नहीं थी, मुझे नाचना गाना गुड़ियों के साथ खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था, पर भाई बहन तो शरारत करते थे तो मैं उसमें भी लपेट ली जाती थी, और जब डांट मार पड़ती थी तो सभी को पड़ती थी। ज़्यादातर भैया शरारत करता था और दंड हम सभी भाई बहनों को मिलता था। मतलब एक शरारत करता था और सबको सजा मिलती थी उसकी। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई शरारती लोगों को शरारत महंगी पड़ती ही है, फिर जैसे को तैसा का नियम भी है, लेकिन संयोग से हम इससे अछूते हैं क्योंकि शरारत मुझे आती नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है आरती कि आपने बचपन में भी शरारत ना की, और अगर नहीं की है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। बिल्कुल। क्योंकि लिखते हैं क्योंकि मुझे शरारत आती ही नहीं, ये कैसे की जाती है ये भी नहीं पता। अच्छा। अरे ये हम क्लास ले सकते हैं, सिखा सकते हैं आपको। लेकिन शरारती लोगों को देखा है तभी तो समाज में शरारती तत्व पाए जाते हैं। नहीं, वो तो चीज़ अलग जाती है। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसे लोगों से मेरा पाला भी नहीं पड़ा, आगे ईश्वर जाने। तो एक जो श्रोता है बिल्कुल वो हमारे लिखते हैं कि वो दिन याद करता हूँ जब शरारत करनी महंगी पड़ी थी। हमारा व्यवसाय सुथारी काम था। इस व्यवसाय में शीशम की लकड़ी को करवट से काटते वक्त जो भूसा निकलता है वो चाय पत्ती जैसा दिखता है। उसे हम इकट्ठा करके एक डिब्बे में भर लेते थे। उसमें से छोटे छोटे पटीके बनाकर एक मंजे हुए व्यापारी की तरह पैक कर लेते थे। बाद में उस पैकेट को रास्ते पर छोड़ देते थे। वहां से निकलने वाले कुछ लोग उसे असली पैकेट समझकर अपनी थैली में डालकर चल देते थे। खोलने के बाद उन्हें सच्चाई मालूम पड़ती थी। उनमें से एक आदमी जो हमारे पिताजी को जानता था, उसे पता चल गया कि ये शरारत हमारी है। उसने हमारे पिताजी को शिकायत कर दी। बाद में पिताजी ने जिस साधन से बिना साबुन जिस तरह धुलाई की, वो लकड़ी के डंडे को आज भी याद करके हंस लेते हैं। मैं रोऊं या हंस दूं, करीब 62 साल पहले की बात है ये। 62 साल
कितना बताओ। बड़ा उन्होंने अपनी और ये आज चीज़ हाँ, शेयर है ना, करी है। कैसे याद है। हाँ। और वैसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की एक घटना मैं आज तक नहीं भूला हूँ। हम दोनों भाई झुरमुट में मारपीट कर रहे थे। झुरमुट मतलब वो झाड़ वगैरह हाँ, होती है ना, तो खेल खेल में मेरे नाक पे भाई ने मुक्का मारा और इसकी वजह से मेरे नाक से खून निकलने लगा और मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। भाई की बाद में खिंचाई हुई कि पिटाई हुई। पिटाई होगी जिसको कह रही है। एक और है जो लिखती हैं कि बचपन में शरारतें ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं लखनऊ से हूँ, मेरी बुआ का लड़का जो कि मेरी उम्र का ही था, हमारे फूफा जी टेलीफोन में काम करते थे, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। हम लोग बहुत छोटे थे। मेरे फूफा जी का ट्रांसफ़र लखनऊ हुआ था, हमारे घर के पास में ही उन्होंने एक घर ले लिया था। बुआ के लड़के के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, हम लोग बगैर घर में बताए इधर उधर निकल जाते थे, फिर घर के लोग ढूंढते थे। बहुत परेशान हो जाने के बाद हम दोनों का एडमिशन एक पास के स्कूल में करवा दिया गया। हम लोग एक ही क्लास में थे, क्लास में मन नहीं लगता था, टीचर क्या पढ़ाता था कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे क्लास की बड़ी बड़ी खिड़कियां जो बहुत नीची थी, कोई भी चढ़कर बाहर निकल सकता था। टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए घूमता था तो हम लोग जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर निकलकर इधर उधर घूमते थे। फिर घर में शिकायत की गई तो बहुत डांट पड़ती थी, कभी कभार मार भी खाते थे। फिर भी हम लोगों पर तो हर समय नजर रखी जाती थी। आज मेरा भाई दिल्ली में है, हम जब भी मिलते हैं तो उन दिनों को याद करके बहुत हंसते हैं। अब बताइए, जिन लोगों ने ऐसी शरारतें नहीं की हैं उन्होंने कितना कुछ जीवन में मिस किया है। चलो एक छोटा सा गीत सुनवाते हैं और बाकी बचे हुए संदेश जल्दी से पढ़ के अपने श्रोताओं को सुना देंगे। आरती, कुछ एक आध संदेश और हम जल्दी से शामिल कर लें। जी हाँ, एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि बचपन की एक शरारत भरी घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्कूल की शुरुआत में मेरी क्लास की एक मैम अक्सर पढ़ाई और होमवर्क को लेकर मुझे खूब डांटती और खिंचाई करती थी। इस वजह से मैंने उनसे सबक सिखाने की उनको सबक सिखाने की सोची। एक दिन मैं घर से खेलने वाले कांच के कंचे लेकर आई और टीचर के खड़े होने की जगह पर फर्श पर डाल दिए, इस उम्मीद में कि जैसे ही वो जाएंगी वो फिसल कर गिर पड़ेंगी और खूब मजा आएगा। टीचर आई और पढ़ाने लगी। इसी दौरान उन्होंने मुझे होमवर्क की कॉपी लेकर आने को कहा तो मैं कॉपी लेकर हड़बड़ी में जैसे ही वहां गई, कंचों पर पांव पड़ते ही फिसल पड़ी और धड़ाम से गिरी। पूरी क्लास हंसने लगी तो टीचर मैम ने उन्हें डांटकर चुप कराया। फिर प्यार से उन्होंने मुझे उठाया और मेरा हालचाल पूछने लगी। मुझे अपनी हरकत का फल ऐसा मिल गया। शर्म भी बहुत आई। आगे से ऐसी शरारत ना करने की कसम खाई। ये बहुत सही किया कि आगे से ना करने की कसम खाई। हाँ, तो बस आज इतना ही। अब मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विविध भारती